जय हिंद दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में चलने वाले एक सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सारगर्भित विवेचना कर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है, सीखने के गेस्टाल्ट या अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत की विवेचना करें एवं इसके शैक्षिक निहितार्थ या महत्व को भी बतावें। डिस्क्राइब द गेस्टाल्ट or insight theory of learning and state its educational implications or significance also। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सीखने की प्रक्रिया कैसे संभव होती है, इस प्रश्न से संबंधित जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार या राय प्रस्तुत किए हैं और उन्हीं राय या विचार को जो है हम लोग जो है सीखने के या अधिगम के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वैसे तो सीखने की प्रक्रिया से संबंधित कई सारे सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, जैसे कि प्रयास एवं भूल सिद्धांत, जिसको हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी कहते हैं, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अनुबंधन सहज क्रिया सिद्धांत, जो कि कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या शास्त्रीय प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेवलोव के द्वारा दिया गया है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है। ये सब सिद्धांत बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन इन सभी सिद्धांतों में जो है वो सीखने के गेस्टाल्ट या अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत जो है वो अपना एक विशेष स्थान रखता है। अगर हम बात करें इस सिद्धांत के प्रतिपादकों की, गेस्टाल्टवादी विचारधारा का प्रथम प्रतिपादक के रूप में जो है वो मैक्स वर्दीमर को जाना जाता है, जो कि एक ऑस्ट्रो हंगरियन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनको जो है वो गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जनक या जन्मदाता या पिता के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म के नाम से इनको जो है जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम जो है गेस्टाल्टवादी विचारधारा का प्रयोग किया था, ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत का जो है विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय जो है 1925 ईस्वी में एक बुक प्रकाशित हुई थी, द मेंटलिटी ऑफ एप्स, जिनको लिखने का जिनको जो है वुल्फगैंग कोहलर ने जो है लिखा था, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि जीवित रहे थे 1887 से 1967 ईस्वी तक। तो इन्होंने जो है इसकी विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या की हुई थी और इसी वजह से जो है अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के वास्तविक और व्यापक जो व्याख्याता है वो मुख्य प्रतिपादक के रूप में जो है वो वुल्फगैंग कोहलर को जाना जाता है। देखिए, सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में जो है अगर हम बात करें तो मैक्स वर्दीमर ने गेस्टाल्टवादी विचारधारा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या करने के कारण जो है इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक किनको माना जाता है, तो वुल्फगैंग कोहलर को माना जाता है, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। मुख्य रूप से इसमें जो है 4 साइकोलॉजिस्ट थे। इस सिद्धांत के 2 और अन्य सहयोगी प्रतिपादक के रूप में जो है कुर्ट कॉफका को जाना जाता है, जो कि 1886 से 1941 ईस्वी तक जीवित रहे थे। और इनको जो है वो मुख्य रूप से इन्होंने जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक बुक लिखी हुई है। और दूसरे जो अन्य सहयोगी प्रतिपादक हैं, जो कि कुर्ट लेविन के रूप में जाने जाते हैं, 1890 से 1947 ईस्वी तक ये जीवित रहे थे। और इनको जो है कुर्ट लेविन को जो है ये मुख्य रूप से विख्यात है फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, मतलब सामाजिक मनोविज्ञान के जन्मदाता या प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है, कुर्ट लेविन को। इनको जो है वो क्षेत्रीय सिद्धांत के, मतलब सीखने के क्षेत्रीय सिद्धांत के लिए भी ये जो है वो फेमस हैं, मुख्य रूप से कुर्ट लेविन, ठीक है। तो ये 4 मुख्य, इसमें जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि इस सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो मैक्स वर्दीमर, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में मैक्स वर्दीमर को जाना जाता है, जिसको गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जनक भी कहा जाता है। दूसरी बात इसमें हो गई क्या, क्योंकि इस सिद्धांत के विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या वुल्फगैंग कोहलर ने की थी, इसलिए वुल्फगैंग कोहलर को मुख्य प्रतिपादक, इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक के रूप में माना जाता है, ठीक है। और सहयोगी प्रतिपादक के रूप में जो है वो कुर्ट कॉफका और कुर्ट लेविन नामक साइकोलॉजिस्ट को जाना जाता है, ठीक है। ये सब दोनों भी जो है इस सिद्धांत का समर्थन किया था और इन चारों को जो है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है।
अब अगर हम बात करें अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत में या गेस्टाल्ट सिद्धांत मुख्य रूप से कहता क्या है, इसकी मुख्य बात क्या है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ जो गेस्टाल्टिज्म है ना, गेस्टाल्टिज्म एक जर्मन शब्द गेस्टाल्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है द होल, अर्थात संपूर्ण या समग्र आकार, हाँ, पूर्ण आकार। तो इस प्रकार हम शाब्दिक आधार पर भी कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है मुख्य रूप से इस बात पर जोर देता है कि मानव या उच्च बुद्धि वाले जो पशु होते हैं वो दोनों किसी भी समस्या के संपूर्ण परिस्थितियों के प्रति अपनी समझ या सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा जो है सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस सिद्धांत में जो है सीखने का जो प्रमुख आधार है वो बार बार अभ्यास या भूल को नहीं मान करके प्राणी द्वारा जो सूझ या तात्कालिक ज्ञान होता है उसको मानता है। जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो उसके संपूर्ण परिस्थिति को अगर हम समझने के बाद हमारे अंदर में अचानक जो हल उत्पन्न होता है, तात्कालिक ज्ञान जो उत्पन्न होता है, उसी को हम जो है अंतर्दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि एक प्रकार से क्या हो गई, अगर कोई पूछे तो बोल सकते हैं कि वह तात्कालिक ज्ञान या आकस्मिक ज्ञान जो मस्तिष्क में किसी समस्या के संपूर्ण परिस्थितियों को या संपूर्ण पहलुओं को समझने के बाद उत्पन्न होती है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको जो है आहा एक्सपीरियंस या मूवमेंट का नाम दिया हुआ है। तो अगर हम संक्षेप में कहें या कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि यह सिद्धांत कहता क्या है, तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है वो सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख आधार उच्च बुद्धि क्षमता वाले प्राणियों की जो तात्कालिक ज्ञान या आकस्मिक ज्ञान होता है या सूझबूझ को मानता है, जो कि किसी भी प्राणी में समस्या के संपूर्ण पहलुओं को समझने के बाद या संपूर्ण परिस्थितियों को समझने के बाद उत्पन्न होती है। ठीक है, मुख्य बात इसकी यह है कि जब कोई भी प्राणी जो है वो समस्या के संपूर्ण पहलुओं को समझ करके और समस्या का समाधान अचानक उसके अंदर में आ जाता है और उसके द्वारा जब कोई भी चीज़ को वो सीखता है तो वो जो है वो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के द्वारा कार्य कर रहा है। ये जो सिद्धांत है उसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि इस सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे नहीं होती है। प्रयास एवं भूल सिद्धांत में धीरे धीरे होती थी, लेकिन यहाँ पे जो है धीरे धीरे ना होकर के अचानक या एकाएक संपन्न होती है। और इसमें क्या होता है, संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, जिसको परसेप्शन भी बोलते हैं, संज्ञान, ये सब के द्वारा जो है समस्या के समाधान करने पर जोर दिया जाता है। तो यह जो है वो मुख्य रूप से यह सिद्धांत जो है वो उच्च बुद्धि क्षमता वाले छात्रों के लिए उपयोगी माना जाता है। अगर हम इस सिद्धांत के अन्य नामों की बात करें तो यह सिद्धांत जो है वो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत या अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत, ये सब के साथ साथ सीखने के समग्राकार सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत, पूर्णता से अंश की ओर ले जाने वाला सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। कोहलर ने जो है सीखने के जो सूझ सिद्धांत है उसको स्पष्ट करने के लिए एक स्पेनिश द्वीप था, स्पेन का एक द्वीप था कैनरी, उसमें जो है वो 1913 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक जो है वो कई सारे प्रयोग किए वनमानसों पर, चिंपैंजियों पर। ठीक है, जिनमें से जो मुख्य प्रयोग है वो सुल्तान पे फेमस है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। पहली स्थिति में जो है वो सुल्तान के साथ जो है उन्होंने बक्सों के साथ प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन सुल्तान विद बॉक्सेस। तो देखिए, कोहलर ने पहली स्थिति में इस सिद्धांत को साबित करने के लिए सुल्तान नाम के एक बुद्धिमान चिंपैंजी को एक कमरे में 2 बक्सों के साथ 24 घंटों तक भूखा रख करके और छोड़ दिया था। फिर उसकी छत पर से केले का गुच्छा लटका दिया था। दोनों बक्सों को एक दूसरे पर रख कर के ही और उस केले के गुच्छे को प्राप्त किया जा सकता था। तो पहले सुल्तान ने जो है वो थोड़ा सा इधर उधर प्रयास किया, फिर उन्होंने जो है वो संपूर्ण स्थिति का अवलोकन किया, समझा कि केले की दूरी कितनी है, हाँ, बक्से को एक दूसरे पर चढ़ा करके ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब पहलुओं को समझने के बाद उसने बक्से को एक दूसरे के ऊपर रखा और केले को प्राप्त कर लिया, जबकि अन्य चिंपैंजी जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, फिर क्या किया गया, उसको 2 छड़ियों के साथ जो है उस पर प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट विद
टू स्टिक्स। तो इसमें क्या हुआ, दूसरे प्रयोग में कोहलर ने जो है वो चिंपैंजी को एक पिंजरे में भूखा रखकर उसके सामने जो है वो केले रख दिए। पिंजरे में जो है उसके साथ साथ दो छड़ियों को भी रख दिया, जिन्हें आपस में जोड़कर ही केले को जो है या प्राप्त किया जा सकता था। सुल्तान ने संपूर्ण परिस्थिति को समझा और समझने के बाद जो है वो दोनों छड़ियों को आपस में जोड़कर और केले को प्राप्त कर लिया। जबकि ये प्रयोग अगर अन्य चिंपैंजियों पर दोहराया गया तो देखा गया कि जो मंदबुद्धि चिंपैंजी थे वो केले को प्राप्त नहीं कर सके। तो इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया कि सीखने की प्रक्रिया जो है वो उच्च क्षमता वाले व्यक्ति या पशु के जो है उसके अंतर्दृष्टि या बुद्धि क्षमता या उसके तात्कालिक ज्ञान, उसकी निरीक्षण शक्ति और उसके सूझबूझ पर जो है वो निर्भर करती है। इस सिद्धांत को जो है हम चरणों में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चित्र द्वारा स्पष्ट करके समझ सकते हैं। देखिए फिगर वगैरह देने से एग्ज़ाम में जो है वो मार्क्स अच्छे आते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो काम हुआ था वो क्या हुआ कि पहले चरण में सबसे पहले क्या किया, चिंपैंजी जो है वो संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन किया कि केला कितना दूरी पे है, हाँ, फिर कमरे में क्या क्या है, ये सब चीज़ों का उन्होंने अवलोकन किया। दूसरी परिस्थिति में क्या किया, परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच में संबंध को समझा कि किसको, बक्से को एक दूसरे के ऊपर में चढ़ा करके ही केले को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे जैसे ही ये चीज़ समझा वैसे ही उसके अंदर में अंतर्दृष्टि या पूर्व दृष्टि का विकास हो जाता है, अंतर्दृष्टि या तात्कालिक ज्ञान का जो है उदय हो जाता है। और चौथे स्तर में क्या होता है कि जब उदय होता है तो उसके अनुसार वो रिस्पॉन्स करने लगता है, वो बक्से को एक दूसरे पर चढ़ा करके समस्या का समाधान कर लेता है और लास्ट में क्या होता है, वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, केले को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत जो है हम लोग चित्र के द्वारा भी इस सिद्धांत को विभिन्न चरणों में स्पष्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता की या इसके शैक्षिक महत्व की या इसमें जो शैक्षिक निहितार्थ हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इनसाइट थ्योरी की, तो वो ये इसको हम बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है कि बौद्धिक शक्तियों के विकास में यह जो सिद्धांत है वो उपयोगी है, यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर्स। यह सिद्धांत जो है विकास के उपयोगिता मुख्य रूप से जो है वो कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, ध्यान, एकाग्रता जैसे बौद्धिक क्रियाओं को विकसित करने पर जो है वो जोर देता है। दूसरा इसका अगर हम बात करें तो कठिन विषयों को समझने में लाभदायक। सूझ सिद्धांत जो है विज्ञान, गणित, साहित्य एवं रचनात्मक विषयों को समझने में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है और जोर देता है। यह मुख्य रूप से जो है बालक के अंदर में अमूर्त चिंतन को विकसित करने पर जोर देता है। ठीक है। तीसरा क्या है कि वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस और रिसर्च। तो यह सिद्धांत जो है वो वैज्ञानिक शोधों और आविष्कारों के लिए भी उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह जो है बौद्धिक क्षमता एवं सूझबूझ के विकास पर जो है वो जोर देता है, जिसके द्वारा अनेक खोज या आविष्कार जो है वो संभव है। तो एक यह बताता है कि एक शिक्षक को जो है वो सूझ को डेवलप करने पर जो है बालक के अंदर में सूझ को डेवलप करने पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेरणा पर जोर, इम्फेसिस ऑन मोटिवेशन। देखिए प्रेरणा के बिना जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि प्रेरणा से ही किसी भी बात को जानने या समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है या रुचि उत्पन्न होती है। अगर प्रेरणा का अभाव रहेगा तो यह जो है अंतर्दृष्टि का उदय नहीं हो पाएगा। अगर चिंपैंजी को भूखा नहीं रखा जाता तो वो क्या करता, वो आराम से सो भी सकता था। तो कहने का मतलब ये है, कहता है कि ये सिद्धांत जो है वो प्रेरणा पर भी जोर देता है और कहता है कि अगर कोई भी चीज़ बच्चे के अंदर में अंतर्दृष्टि का उदय तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको हम मोटिवेट नहीं कर लेंगे, प्रेरित नहीं कर लेंगे। प्रेरित करने पर ही जो बच्चे हैं या छात्र हैं वो अपना पूरा ध्यान समस्या के समाधान पर लगा पाएंगे और समस्या के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध को समझ पाएंगे। फलस्वरूप उसके अंदर में अंतर्दृष्टि का उदय होगा।
नेक्स्ट है कि सूझ पर जोर देता है यह सिद्धांत, रटने पर नहीं। ठीक है, यह सिद्धांत जो है बालकों को ये बतलाता है कि रटो नहीं, बल्कि समस्या के संपूर्ण स्थिति को सोच समझकर, अवलोकन करके, पूर्ण रूप से समझ करके और उसको हल करो। ठीक है, ये नहीं कि आंशिक रूप से अगर बच्चा जो है समस्या के संपूर्ण परिस्थिति को नहीं समझेगा, अगर आंशिक रूप से समझेगा तो वो पूरी तरह से नहीं हल कर पाएगा, और अगर पूर्ण भाग को, संपूर्ण भाग को समझ पाएगा, संपूर्ण भाग के बीच में जो संबंध है उसको समझ पाएगा, तो वो समस्या का समाधान आसानी से कर देगा। तो इससे क्या होता है, इस सिद्धांत के जरिए क्या होता है, मुख्य रूप से छात्रों के अंदर में स्वयं की बौद्धिक शक्ति को विकास करने पर जोर दिया जाता है, रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि सीखने के जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में सूझ सिद्धांत अपना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिद्धांत किसी भी समस्या के समाधान में सूझ की आवश्यकता को स्वीकार करता है एवं समस्या के संपूर्ण परिस्थितियों को समझ करके ही अंतर्दृष्टि के उदय के द्वारा या सूझ के उदय के द्वारा जो है सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत, अगर हम कहें उपयोगिता की, तो यह सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से उच्च बुद्धि क्षमता वाले छात्रों के लिए उपयोगी माना जाता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।